गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको बीएसए के 4 ऐसे कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ जो कि मैं कहूँ बीएसए की रीढ़ की हड्डी है। अगर उनको आपने नहीं समझा तो बीएसए चाहे आप कितना भी रट लो, आपके डाउट्स एंड कंफ्यूजन हमेशा बने रहेंगे। अब वो 4 टॉपिक कौन से हैं, आइए बात करते हैं। देखो, पहला टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ रेलेवेंट फैक्ट के बारे में, दूसरा बताने वाली हूँ इनकंसिस्टेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, तीसरा बताने वाली हूँ इररेलेवेंट फैक्ट के बारे में और चौथा मैं बात करूंगी फैक्ट इन इशू के बारे में। अब आप सभी के सामने ये चारों फैक्ट के मैंने नाम रखे हैं, इनमें से कॉमन चीज निकल रही है। ध्यान से देखो इन सब में, इनमें से कॉमन चीज क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। यस, एकदम सही कह रहे हो, इन सब में कॉमन चीज है तथ्य। तथ्य, तथ्य एंड तथ्य, फैक्ट, फैक्ट, फैक्ट एंड फैक्ट। तो इन सभी चारों कंसेप्ट में हमारे पास एक कॉमन चीज निकल कर आती है, फैक्ट। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे फैक्ट क्या होता है, उसके बाद हम इनकी रेलेवेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इररेलेवेंट और इशू के बारे में बात करेंगे। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपका नेक्स्ट 1-2 दिन में बीएसए का एग्जाम है, अब बीएसए चाहे आपके एग्जाम में 1872 की आ रही है चाहे 2023 की आ रही है, दोनों में ही ये दोनों कंसेप्ट, चारों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। 1872 का दे रहे हो तो भी ये सारी चीजें नोट कर सकते हो, 2023 का एग्जाम दे रहे हो तो भी ये चीजें आप नोट कर सकते हो। इवन ये सारे कंसेप्ट आपको जुडिशरी में, एपीओ में, जेलों में, जहां पर भी ये सब्जेक्ट आ रहे हैं वहां पर आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। इवन यहाँ पर इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपके कवर होने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यू में हमसे चीजें पूछी जाती है तो वो भी चीज मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम फैक्ट को लेकर, तथ्य को लेकर। देखो, इस तथ्य का मतलब क्या होता है? फैक्ट हम उस चीज को बोलते हैं जिन्हें हम सेंस कर सकते हैं, जिन्हें हम सेंस कर सकते हैं। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। अब देखो कि मैं कहती हूं कि मैंने कल राम का मर्डर होते हुए देखा, तो मैंने ये चीज क्या की? देखी है। मैंने उस चीज को महसूस किया है, मैंने उस चीज को देखा है, मैंने उस चीज को सुना है। तो सिंपल चीज, जब हम किसी बात को इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, या फिर कोई एक मेंटल कंडीशन के बारे में हमें नॉलेज है, तो उसे कहा जाता है फैक्ट। अब देखो, देखना, सुनना, महसूस करना, ये तो चीजें होती है भौतिक तथ्य की। एक चीज होती है जैसे डर, एक चीज होती है घबराना। अब ये सारे क्या होते हैं? हमारे मेंटल फैक्ट्स होते हैं, मतलब मानसिक तथ्य होते हैं जो कि सिर्फ हमारी मेंटल कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो जिन चीजों को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भी फैक्ट माने जाते हैं, और जो चीज हमारी मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं उनको भी हम क्या मानते हैं? फैक्ट मानते हैं। अब देखो, ये बात की मैंने आपको फैक्ट के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड हमारा फैक्ट इन इशू। अब देखो, इस टॉपिक पे समझना, ये जो फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन है, अभी जो 2025 में आरजेएस का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में एज इट इज डेफिनेशन दे रखी है और हमसे पूछा है कि बताओ इन चारों में से कौन सी डेफिनेशन जो है वो सही है या बेरेक्ट में लिखी हुई है। अब जिसने बेरेक्ट की ये लैंग्वेज याद कर रखी है उसका क्वेश्चन गलत है, और जिसने याद नहीं कर रखी वो कंफ्यूजन में अपना आंसर गलत कर देता है। तो अब ध्यान से सुनना, ये फैक्ट इन इशू होता क्या है। देखो, हिंदी में इसको कहते हैं विवादक तथ्य। विवादक तथ्य। अब देखो, विवादक नाम से ही देखो क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा अगर अपने इसको समझे तो विवादक का मतलब होता है विवाद, तथ्य का मतलब मैंने आपको बताया, कोई बात। अब देखो, जिन फैक्ट के बीच में विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, वो होते हैं विवादक तथ्य। मतलब ऐसे तथ्य जिनके बीच में आपस में विवाद होता है वो कहलाते हैं हमारे विवादक तथ्य। अब जैसे मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि एक्स ने वाई का मर्डर किया, जेड कहता है कि इसने मर्डर नहीं किया।
एक जना कह रहा है कि मर्डर हुआ है और दूसरा कह रहा है नहीं हुआ है, तो इन दोनों के बीच विवाद का कारण क्या है? हत्या। विवाद का कारण है कि हत्या हुई है या नहीं हुई है। तो जब दो व्यक्ति आपस में किसी चीज को लेके सहमति या असहमति प्रकट करते हैं, तो जिस बात को लेके सहमत या असहमत होते हैं वो क्या माना जाता है? हमारा फैक्ट इन इशू माना जाता है, विवादक तथ्य माना जाता है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि विवादक तथ्य किसे कहते हैं, तो जिन फैक्ट के बीच में विवाद होता है उसे कहते हैं फैक्ट इन इशू। और अगर मैं और सिंपल में कहूं तो जो मामले के मेन तथ्य होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है जिन पर केस डिपेंड करता है, वही फैक्ट इन इशू कहलाते हैं। तो आप सिंपल लिख सकते हो कि जो मेन फैक्ट होते हैं वो होते हैं विवादक तथ्य। अब देखो एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक्स का मर्डर हुआ है, एक्स का मर्डर हुआ है। अब इस लाइन में क्या क्या फैक्ट विवादक हो सकते हैं कि क्या मर्डर हुआ है। सबसे पहले तो हम यही चीज देखेंगे, क्या मर्डर हुआ है, ये भी फैक्ट इन इशू है। सेकंड, किसने मर्डर किया है, किसने मर्डर किया है, ये भी फैक्ट इन इशू है, ये भी इस बात का विवाद है। सेकंड, किस तरीके से इसका मर्डर हुआ है, किस तरीके से मर्डर हुआ है, ये भी क्या है, फैक्ट इन इशू है। ठीक है, फैक्ट इन इशू है। तो जिन फैक्ट के बीच में विवाद होता है उनको हम क्या कह सकते हैं, फैक्ट इन इशू कह सकते हैं। अब बात करते हैं रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट वे फैक्ट होते हैं जो फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में हेल्प करते हैं, जो फैक्ट इन इशू को प्रूफ करने में हेल्प करते हैं, प्रूफ करने में हेल्प करते हैं। वो होते हैं कौन से, हमारे रेलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य। देखो सुसंगत का मतलब होता है उचित, जो चीज उचित है। अब सुनना ध्यान से, कैसे मैं इन दोनों को फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को कोरिलेट करके बता रही हूं। मैंने कहा कि एक्स ने वाई का मर्डर किया है, मैंने कहा एक्स ने, एम ने कहा एक्स ने वाई का मर्डर किया है। अब पहले तो फैक्ट इन इशू ये हो जाएंगे कि क्या वाई का मर्डर हुआ है, वाई का मर्डर हुआ है तो किसने किया है, कैसे किया है, ये तो हो गए विवादक तथ्य। अब देखो क्या कहा, मैंने कहा कि एम ने एक्स को हथियार खरीदते देखा था, हथियार खरीदते देखा था, और मैं इस चीज की आई विटनेस हूं। तो ये चीज जो मैं कोर्ट में कह रही हूं ये एक उचित तथ्य है। क्यों? क्योंकि विवाद किस पे है, हत्या हुई है या नहीं हुई है। अब मैं एक्स के अगेंस्ट ऐसे एविडेंस दे रही हूं जो कि मैं आई विटनेस हूं, मैंने कहा कि मैंने इसको हथियार खरीदते देखा था, और तो और मैंने कहा कि मैंने इसको एक डी नाम के व्यक्ति से बातचीत करके सुना था कि वो किसी हत्या की बात कर रहा था। तो अब यहाँ पर जो जो फैक्ट मैं बता रही हूँ कोर्ट में, ये सारे फैक्ट क्या माने जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे, जो कि फैक्ट इन इशू को प्रूव कर रहे हैं, फैक्ट इन इशू को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। तो जो तथ्य विवादक तथ्य को साबित करने में मदद करते हैं उसे कहा जाता है सुसंगत तथ्य। अब देखो बीएसए कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या पुराना एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर आपको एविडेंस देने हैं तो आप केवल फैक्ट इन इशू के एविडेंस दे सकते हो और आप केवल रेलेवेंट फैक्ट के एविडेंस दे सकते हो। आप केवल फैक्ट इन इशू विवादक तथ्य के लिए साक्ष्य दे सकते हो, आप केवल रेलेवेंट एविडेंस दोगे। इसके अलावा एविडेंस को एडमिट नहीं किया जाएगा, बट कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवादों को छोड़कर। अब देखो अपवाद की बात आ गई है तो हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एक पढ़नी पड़ेगी इनकंसिस्टेंसी ऑफ फैक्ट को लेके, और एक हम पढ़ते हैं इररेलेवेंट फैक्ट को लेके। देखो इररेलेवेंट का मतलब होता है व्यर्थ है, व्यर्थ चीजों को कोर्ट एडमिट क्यों करेगा, कोर्ट एडमिट क्यों करेगा अगर क्वेश्चन ये है कि एक्स ने वाई का मर्डर किया है। अब आप बात बता रहे हो कि एक्स तो सुबह 5 बजे उठा था, एक्स की तो 2 बहन है,
अब इन चीजों का कोई इस मर्डर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, बातें व्यर्थ है, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। तो कानून कहता है कि आप इररेलेवेंट चीजों के बारे में बात नहीं करोगे, कोर्ट उनको एडमिट नहीं करेगा, तो वो होते हैं व्यर्थ तथ्य, जिसे कानून में विसंगत तथ्य कहते हैं। अब देखो बात करते हैं असंगत तथ्य। देखो असंगत का मतलब होता है जिनमें विरोधाभास है, जिनमें विरोधाभास है वो तथ्य है। अब देखो विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो भाई एविडेंस ले आओगे, प्रूफ कर दोगे तो बात मान लेंगे, एविडेंस ही नहीं लेकर आओगे तो बात क्यों मानेंगे। तो असंगत तथ्य का मतलब होता है जिन तथ्यों में विरोधाभास है, अगर उनको एविडेंस के थ्रू अगर प्रूफ कर दिया जाता है तो ठीक है, कोर्ट एडमिट कर लेगा, लेकिन अगर इन असंगत तथ्यों के लिए कोई एविडेंस नहीं है तो फिर हम आपकी बात को एडमिट नहीं करेंगे। तो सिंपल, मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, फैक्ट बताया जिन्हें कि क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जो हम देखते हैं सुनते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि बारिश हो रही है तो मैं देख रही हूँ उस चीज को, ये एक फैक्ट है। मैंने कहा कि 27 तारीख को एक एग्जाम हुआ था आरजेएस का, तो ये एक फैक्ट है। तो सिंपल सी बात, जिन्हें हम देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं वो होते हैं फैक्ट। फिर मैंने आपको बताया फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब होता है कि जो मेन विवाद के कारण क्या है, विवाद का कारण क्या है, वो होते हैं फैक्ट इन इशू। फिर मैंने बताया आपको रेलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य, मतलब कि जो उचित है, जो इन फैक्ट इन इशू के लिए जो एविडेंस देते हैं, जो केस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं रेलेवेंट फैक्ट। फिर मैंने आपको बताया इररेलेवेंट फैक्ट। इररेलेवेंट फैक्ट जो है वो कोर्ट एडमिट नहीं करता, व्यर्थ बातों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। फिर मैंने बताया इनकंसिस्टेंसी ऑफ फैक्ट, मतलब जो चीजें असंगत है, विरोधाभास है, उनके लिए अगर हमें आप एविडेंस दोगे तो हम क्या करेंगे, उनको एडमिट कर लेंगे, अदरवाइज हम उनको एडमिट नहीं करेंगे। इनकंसिस्टेंसी ऑफ फैक्ट को केवल अपवादों की स्थिति में, अपवादों के रूप में ही हम क्या करते हैं, इसको एडमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि साक्ष्य अधिनियम का स्वर्णिम नियम यह कहता है कि अगर आपको साक्ष्य देने हैं तो विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का दीजिए, बाकी में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब देखो फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन एविडेंस एक्ट में दी हुई है, फैक्ट की डेफिनेशन एविडेंस एक्ट में दी है, रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन एविडेंस एक्ट में दी है, लेकिन इररेलेवेंट और इनकंसिस्टेंसी ऑफ फैक्ट की डेफिनेशन हमारे बेन में नहीं दे रखी है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो जो चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो क्लास को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखो 2 ऑफर बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, उसके बाद फोन करते हैं कि मैडम फीस कम नहीं है, मैडम कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, मैडम क्या क्या ऑफर चल रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। देखो अभी एमडी लॉ क्लासेस पे 14 अगस्त तक 50% ऑफ चल रहा है। जो भी जिस भी स्टेट की आपको जुडिशरी ज्वाइन करनी है, एपीओ ज्वाइन करना है, एडीपीओ ज्वाइन करना है, जेएलओ ज्वाइन करना है, जो भी मेन फीस है उसमें आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। जैसे आपके अगर राजस्थान के एपीओ को ज्वाइन करते हो तो आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी केवल 20,000, ठीक है। अगर यूपी पीसीएसजे का बैच ज्वाइन करते हो तो आपकी 70,000 फीस जो है वो हो जाएगी 35,000, ठीक है। और यही अगर आप एमडी लॉ क्लासेस की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो इस फीस को भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है। इसी के अलावा अपनी एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। इसी 59 रुपीज में अपनों ने कंप्लीट बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट पढ़ रखा है, सारे लेक्चर 40 लेक्चर आपको वहां पे मिल जाएंगे, प्लस बीएनएस के अपनों ने 500 प्लस एमसीक्यूज कर रखे हैं, वो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। बीएनएसएस के 300 प्लस एमसीक्यूज कर रखे हैं, वो लेक्चर आपको मिल जाएंगे।
प्लस यहाँ पे कुछ मेंस की आंसर राइटिंग और प्लस कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान्स बता रखे हैं, इसके लेक्चर आपको मिल जाएंगे। अब आज से अपने BSA के MCQ स्टार्ट कर रहे हैं, तकरीबन 300 प्लस MCQs यहाँ पर करेंगे और इसी 59 रुपीज की मेंबरशिप में BSA के बाद अपने नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने आपको छूट दे रखी है कि आप सभी मुझे बताएं कि आपको इसी 59 रुपीज की मेंबरशिप में कौन सा सब्जेक्ट आगे पढ़ना है। तो ये दोनों ऑफर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला होगा मेंबरशिप के लिए, वो लिंक से आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और एक कॉन्टेक्ट मिला होगा, उसके लिए आप अपने 50% डिस्काउंट ऑफर का मुझसे जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। यस, अब इतना आज के लिए बहुत है। फटाफट क्लास को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।